ठीक बात। गुरुवार की सुबह है भाई साहब। आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की हमको करनी है तैयारी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, आज है लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का, क्योंकि कल गुड फ्राइडे के चलते मार्केट हॉलिडे है। हम एक लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं। हालांकि ये छुट्टी बाकी छुट्टियों से अलग है। कल जब गुड फ्राइडे की हॉलिडे इंडियन मार्केट्स में होगी तो ज्यादातर दुनिया भर के सारे प्रोमिनेंट मार्केट्स हमारे साथ बंद होंगे, तो हम सब एक साथ क्यूज लेंगे मंडे को। ये फर्क है इस बार की छुट्टी में। ये जो वीकली साइकिल जिसके कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होने को खड़े हुए हैं, उस वीकली साइकिल के अब तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी। गजब जा रहा है। एक दिन की छुट्टी थी तो 3 ट्रेडिंग सेशंस अपने पास थे और आपकी स्क्रीन पे कल तेजी की दरअसल भारतीय बाजारों ने हैट्रिक लगाई। इन 3 दिनों में 4.5% से ज्यादा, इन 3 दिनों में 1000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल ऑलरेडी डिलीवर होता हुआ नजर आया है। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। कल मूड ऐसा था, शायद हॉर्मास को मिस कर रहे होंगे सब लोग, तो कंसोलिडेशन में ही रह गए। ग्लोब के संकेत थे कंसोलिडेशन के। अपने अभी शुरुआत पस्त हुई थी, फ्लैट नोट पे हुई थी और लार्जली दिन भर बहुत सीमित दायरे में 100 पॉइंट का दायरा था हाई और लो के बीच में, और 2 बजे तक उसी दायरे में जरूर वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज हुआ। पर 2 बजे के बाद गियर शिफ्ट होता हुआ नजर आया एक्सपायरी के दिन, और तूल पकड़ा दरअसल निफ्टी बैंक ने। उस पॉकेट की अगुवाई में निफ्टी में भी एक डिसेंट बढ़िया क्लोज, आधे % के उछाल के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। ऐसे में देखते हैं एक्सपायरी डे क्यों बोल दिया, कल तो वेडनेसडे था, सॉरी। पर सेकंड जाते जाते निफ्टी बैंक के तूल ने मोमेंटम पकड़ा। आज देखते हैं एक्सपायरी डे के लिए किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था 3 दिनों की तेजी के बाद पस संकेत आते। पस वैसे गिफ्ट निफ्टी के कल थे, आज थोड़ा सा दबाव वाला मामला हो गया। आधे % के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे इस तरह के संकेत आते हुए। ऐसे में लेकर आइए प्लीज सबसे पहले ग्लोब पर नजर का स्टिंग। जब हम कल सेशन की समाप्ति करने जा रहे थे तब इंडिकेशंस थे यूएस में, खास तौर पे नैस्डैक में पेन होगा। नैस्डैक में उस समय क्लोजिंग के समय 1.25% का दबाव था, क्योंकि अपन ने कल सुबह चर्चा करी थी एनवीडिया वाला मामला। आफ्टर मार्केट वो अपडेट्स आए थे, वो पिटने वाला था। पर जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे ज्यादा पिटा है यूएस का बाजार। फ्लैट से 1.5% डाइजेस्ट किए थे अपन, और तीनों बेंचमार्क्स 2.25 से 3% दबाव में थे। कल वो पुष्टि भी हुई व्हाइट हाउस से टैरिफ्स रिलेटेड। हालांकि ऐसी कोई एडिशनल टैरिफ नहीं आई है, पर कल याद होगा आपको खबरें चली जा रही थी 245 तो 245 का गणित भी सामने आया कल, और पॉवेल साहब की कमेंट्री भी अवेटेड थी। सब कुछ समझ लेते हैं क्या हुआ, मूड है कैसा, हैंडओवर लक कैसा रहा है। हाँ ये जरूर है, कल के पेन के बाद आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा रिस्पाइट दिखा रहे हैं, हल्की मजबूती के साथ ट्रेड करें। तो तबर अब की पहली प्लेट कहां कल 3:30 बजे फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां आज मिलेंगे। हल्की सुस्ती डाइजेस्ट करनी, वही गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। हरमाज कहां थे भैया कल? मेडिकल इमरजेंसीज। हाँ तब तो ठीक है। हरमाज मूड कैसा? देखिए, मूड तो फिलहाल थोड़ा सा पस्त है, और मूड को पस्त करने वाले भी जेरोम पावेल ही है। हालांकि उन्हें ये बयान देने ज़रूरी थे, बिकॉज काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस चल रहे थे इस बात को लेकर कि फेड जो है वो ब्याज दरें आउट ऑफ टर्न काट सकता है बाज़ार के सेंटिमेंट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। मगर जेरोम पावेल ने कल इस बारे में साफ साफ यही कह दिया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और टैरिफ्स को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारे बयान दिए। कहा कि इन टैरिफ्स की वजह से महंगाई बढ़ सकती है, ग्रोथ में कमी आ सकती है। ये तो उन्होंने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा था, मगर उन्होंने साथ साथ कल ये भी कहा कि अब शायद हमारे लिए एक धर्म संकट हो जाए कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, या तो महंगाई काबू में लाए या तो ग्रोथ को सपोर्ट करे। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड तो नहीं हो सकती, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत होगी कि हम डेटा देखें और फिर हमारा पॉलिसी स्टांस डिसाइड करें, ना ही किसी के कहने पर कि आप ब्याज दरें काटिए तो हम काट देंगे। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि अब जो है
फेड का इस वक्त जो CME फेड वॉच टूल है वो जून में पहले ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद रख रहा है और फिर भी 3 से 4 बार ब्याज दरें इस साल कट सकती है, ये CME फेड वॉच टूल का कहना है। और ये तो एक बात रही, एक बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से कल डाउ जोन्स में इतनी गिरावट आई। नैस्डैक और S&P 500 तो सारे टेक शेयरों की वजह से गिरे, जिसकी आपने भी बात करी आशीष अभी, और एनवीडिया इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था। 7% की गिरावट एनवीडिया में देखने मिली, जो कल आफ्टर मार्केट में हुआ भी था और उतना ही रिफ्लेक्शन उसका जो है रेगुलर ट्रेडिंग में भी हुआ। मगर इस नैस्डैक की गिरावट की वजह से बाकी सारे चिप मेकर्स में भी गिरावट आई, जिसमें जो है AMD, माइक्रॉन, ASML के तो नतीजे खराब थे, उस वजह से उन सारे उसके शेयरों में भी 7% की गिरावट देखने मिली। तो इस वजह से नैस्डैक और S&P 500 दोनों में कल हमें दबाव देखने मिला। एनवीडिया के लिए मुश्किलें और इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आई है कि डीप सीक, जो जिसकी वजह से पहले यूएस के बाजारों में काफ़ी गिरावट आई थी, उस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है कार्रवाई करने की सोच रहा है और एनवीडिया उसको एक बहुत बड़ा चिप सप्लायर है डीप सीक को, तो इस वजह से शायद एनवीडिया की मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ सकती है। अब अगर टैरिफ्स की बात करें तो ये जो 245% का मामला चल रहा था, जो वहाँ पर व्हाइट हाउस ने कल सफाई दी है कि भाई ये सिरिंजेस और चुनिंदा ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है जिस पर पहले से ही 100% के टैरिफ थे, तो वो 100 और अब के जो 145 लागू है उसको मिलाकर ये 245% के टैरिफ्स हो रहे हैं। सिरिंजेस और चुनिंदा और ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे कि EVs वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर ये 245% के टैरिफ है। चीन ने कल शर्तें ये रखी है, ब्लूमबर्ग के हवाले से कल ये खबर आई थी सूत्रों के जरिए कि वो और चाहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कदम उठाए इससे पहले कि वो बातचीत करने के लिए राजी हो टैरिफ्स को लेकर। वो चाहते ये है कि ताइवान और ज़्यादा जो सैंक्शंस को लेकर कंसर्न्स है उन्हें जो है एड्रेस करा जाए और यूएस जो है एक ऐसे शख्स को अपॉइंट करे जो उनका पॉइंट पर्सन होगा बातचीत करने के लिए, जो एक टैरिफ एग्रीमेंट बना सकता है जिस पर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों हस्ताक्षर कर सके। ये चीन की शर्तें हैं। अब जो है इस टैरिफ्स के फॉलआउट हमें देखने मिल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। एल्कोआ ने कल ये बयान दिया है कि उन्होंने कैनेडियन जो इंपोर्ट्स आए हैं उनके, एल्कोआ जो है यूएस का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है, उससे $20 मिलियन का उन्हें नुकसान हुआ है। फोर्ड ने ये चेतावनी दी है कि अगर ये टैरिफ बने रहे तो वो इस समर में जाकर के प्राइसेस जो है गाड़ियों के अपने दाम बढ़ाएंगे। और WTO ने अपने मर्चेंडाइज वॉल्यूम्स का जो फॉरकास्ट था इस साल का, वो 2.9% की ग्रोथ से घटाकर 0.2% की डिक्लाइन में ला दिया है, तो वो एक बड़ा डाउनग्रेड हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जापान के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है उस पर काफी प्रोग्रेस हमें देखने मिला है। ब्रेंट की प्राइसेस अब $66 के आसपास आ चुके हैं क्योंकि ईरान और यूएस के बातचीत में थोड़ा सा तनाव पैदा हो गया है। ईरान ने यह शर्त रखी है कि जो हमारे यूरेनियम को अब जो एनरिचमेंट का जो उनका प्रोग्राम है वो उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जाए। अगर ऐसा हुआ, अगर यूएस अपनी पॉलिसी से या अपने स्टांस से पीछे हटा तो बातचीत में मुश्किलें आ सकती है, ये ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। और डॉलर की दबाव अभी भी जारी है क्योंकि अब तो 99 के स्तर भी नीचे जाने के का खतरा है क्योंकि 99.2 तक आ गया है डॉलर इंडेक्स। मगर सोने की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, लगभग $3400 तक गोल्ड पहुंच चुका है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है, आज TSMC के नतीजे होंगे, वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, और नेटफ्लिक्स के नतीजे होंगे। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर कमजोर है, अनसर्टेन है, क्योंकि अब जेरोम पावेल की कमेंट्री के बाद एक चीज तो पता चल गई कि फेड इंटरवीन नहीं करेगा। ये करना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, पावेल साहब पिछली बार इतना नहीं बोले तो इस बार थोड़ा ज्यादा बता गए, लेकिन वो फैक्ट है। इस ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर के बीच में यूएस में इन्फ्लेशन इंचअप हो रहा होगा, फेड काटेगा तो क्यों काटेगा, किसी की जोर जबरदस्ती से। खैर, 245% की टैरिफ कल बहुत चर्चा में थी। आवाज ने इसलिए नहीं चलाया था क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, पर शाम तक व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन आ गया। 245 को एडिशनल टैरिफ नहीं है, पर ये क्यूमुलेटिव है। भाई 145% टैरिफ लगा दी चाइना पे, फेंटेनिल रिलेटेड टैरिफ्स पहले से लगी हुई थी, और ट्रंप 1.0 में जो टैरिफ्स लगी थी, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंटिन्यू हुई थी, उन सब का क्यूमुलेटिव कुछ कुछ प्रोडक्ट पे बैठ गया है, जैसे सिरिंजेस पे 245%। तो नया कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन आता हुआ। तो 245 वाली बात सही है, जिसने भी रिपोर्ट करा गलत रिपोर्ट नहीं करा था, लेकिन एडिशनल टैरिफ्स नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन व्हाइट हाउस की तरफ से। खैर, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई ग्लोबल संकेतों में, यूएस के बाजारों में। ऐसे में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज एक्सपायरी के दिन? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सवाल ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी रेजिलियंस का क्या करें, है ना। जो यूएस मार्केट में कल देखा गया उसके उलट हम क्या कर सकते हैं। देखिए आशीष, कल हमारा क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था,
निफ्टी बैंक को तो खैर कहने की जरूरत नहीं कि क्लोज स्ट्रांग था, निफ्टी का क्लोज भी बहुत स्ट्रांग था। 2 बजे के आसपास एक स्टेटमेंट आया चाइना का कि भाई हम एक टेबल पे बैठने को तैयार हैं कि अगर एक सम्मानजनक स्थिति में बात की जाए। उसने वो रिक्वायर्ड पुश दिया। इस क्लोज का मतलब ये है कि निफ्टी अपने 200 और 100 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ, वो जो एवरेज परेशान कर रहा था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है आशीष कि ये चार्ट वीकली आधार पर अगर यही क्लोज दे देता तो एक बहुत ही आकर्षक, अच्छा रिवॉर्ड देने वाला चार्ट होता, पहली बात। अब मुझे इस ड्रॉप को, जो कि बड़ा कंट्रोल्ड सा लग रहा है और इसमें लग रहा है कि शायद गिफ्ट निफ्टी भी एक रेजिलियंस दिखा रहा है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। पहली बात, लिक्विडिटी फ्लो एफआईएस का बहुत स्ट्रांग है। कैश मार्केट में उनकी कल की बाइंग और इंडेक्स में क्रमबद्ध तरीके से उनका शॉर्ट कवर करना, ये पिछले 3-4 दिन का बड़ा पहलू रहा है। 3936 करोड़ रुपए की बाइंग, 2500 करोड़ रुपए की डीएस की सेलिंग। एफआईएस ने इंडेक्स भी कल बाय किया और मोटे तौर पे शॉर्ट्स ही कवर किए, 1377 कॉन्ट्रैक्ट। कल स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बेचा लगभग 1457 करोड़ रुपए का और शॉर्ट करे करीब करीब 21,000 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहां तक एफआईएस का इंडेक्स शॉर्ट है वो अब रिड्यूस होकर करीब 86,000 कॉन्ट्रैक्ट में बैठा हुआ है। आशीष, जब कल निफ्टी क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, वो 350, 387 का और 23,400 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर बंद हुआ, तो हमारी एक्सपायरी की ट्रेजेक्ट्री और ऑप्शन राइटर्स थोड़ा सा बदल गए। 23,500 पे कॉल राइटर्स बैकफुट पे आने लगे जब आप एवरेजेस को रीगेन कर गए। उस कॉल राइटर पे कन्विक्शन नहीं था। 23,300 की पुट में जो लॉन्ग पुट थी वो कम हो गई, हेजिंग एफर्ट्स कम हो गए, बट स्टिल दैट पुट होल्ड सब्सटेंशियल ओआई ऑफ, ध्यान में रखिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं कि 23,300 की पुट में सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है और 23,500 की कॉल में सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है। वो कॉल कंसेंट्रेशन जो कि कल फीका पड़ रहा था। पिरामिड्स को जब आप देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कॉल राइटर्स कहां पे बैठे हैं, जिनको मैं एक वीक कॉल राइटर्स की संज्ञा दे रहा था, और पुट राइटर्स थे 23,300 पे। आते हैं अब लेवल्स पे। पहले बेस लेके आइएगा। देखिए बेस पे मैंने थोड़ी मनूवरिंग करी है। जब मैंने कल अपनी कमेंट्री लिखी रात को, तो मैंने बेस रखा था 23,322। वो क्यों? क्योंकि पुट राइटिंग कल 23,300 पे हुई थी। लेकिन जो अब बेस है ना आशीष, वो ये है कि इस पे मनूवरिंग करके मैं इसको वहां लेके आया हूं जो कि वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये नहीं टूटा बेस 1, तो वीकली चार्ट्स पे जो स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है वो परसिस्ट करेगी अगर क्लोज इसके ऊपर आया। अगर हम ओपनिंग के बाद बेस 1 को होल्ड कर गए, 23,300 को रीगेन कर गए, तो 300 और 200 के जोन को पुट राइटर्स डोमिनेट करेंगे और इन दैट केस अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 लुक्स पॉसिबल। तो क्या कहा मैंने कि रेंज बन गई बिटवीन बेस 1 एंड RS1। बेस 1 टूटा, फिर लेके आइए स्क्रीन पर, कंप्लीटली एग्जिट, नो थॉट्स, नो सेकंड थॉट्स, मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा और इन दैट केस अ टेस्ट ऑफ 50-day march which is placed at 23050 quite possible। बट अगर बेस 1 होल्ड करता है, 23,300 पे पुट राइटर आते हैं, तो अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1, यहां पे हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे, नहीं कटता बुक करेंगे। बट अगर 527 कट गया, 478 कट गया ये जोन, तो स्विंग टुवर्ड्स 578-609 पॉसिबल। जैसे कि आपने समझाया कल आशीष, कल की छुट्टी के मायने दूसरे हैं, कल ग्लोबल मार्केट्स भी शट रहेंगे तो वो प्रेशर नहीं रहेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक स्ट्रांग था। कल का मेरा जो टॉप टारगेट था वो था करीब 53,250, ऑलमोस्ट उसको भी हिट करके आ चुका था। स्ट्रेंथ है और रिक्वायर्ड जो पुश कल जनरेट किया वो था PSU बैंक ने जनरेट किया। क्या मोमेंटम था, क्या स्ट्रांग लॉन्ग क्रिएट हुए। पर आपने एक चीज देखी कल के स्टैट्स में क्या था, आफ्टर अ सब्सटेंशियल मूव कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ने डोमिनेट किया 53,000 को। ये डेटा जब भी होता है ना आशीष, तो वो इंडेक्स उसी रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसी रेंज के आसपास, 53,000 के आसपास, जो इस केस में था। अब मैं कैसे हैंडल करूंगा? देखिए स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा बिहेव कर रहे थे, बैंकिंग, लेके आइए स्क्रीन पे बेस 1। ऑल दो 53,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, गिफ्ट निफ्टी बहुत सब्सटेंशियल डिप दिखा भी नहीं रहा है, मैं बेस 1 को कंसिडर करूंगा। इट्स 52841 एंड 670। इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे और चेक करेंगे अपने ट्रेड को। अगर ये जनरेट करता है पुल बैक तो RS1 के आसपास। RS1 नहीं कटता है, बुक करिए। और अगर कट गया, RS1 रखिए स्क्रीन पे, RS1 कट गया तो आई मूव टुवर्ड्स 53,577
690 looks possible. आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की अपनी एक्सपायरी के दिन की अपनी रणनीति। क्विकली मानस के पास चला जाए। सुबह सुबह उनसे रिक्वेस्ट करी थी आज के बढ़िया से चकाचक चार्ट्स हाईलाइट करने के लिए। मानस, गुड मॉर्निंग, आपके प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहला स्टॉक जो है वो इंडियन बैंक है, जहां पर कल हमने कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच होता हुआ देखा, जो कि 556 557 की रेंज में था। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो कल के मूव को एक ब्रेकआउट मूव कहेंगे। 559 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 585 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियन बैंक में। जो दूसरा स्टॉक है वो है ट्रेंड का। ट्रेंड में मेरे ख्याल से अब एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिखने लगे हैं। कल स्टॉक ने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी, तो ट्रेंड में एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां पर आप 4959 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट आपके 5200 के आसपास के रहेंगे। ये दो बढ़िया से बाय आइडियाज हैं। ट्रेंड अच्छा कर रहा है, पिटाई के बाद कल भी अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया। खरीदारी करने का मन 49 59 के स्टॉप के साथ, और इंडियन बैंक, सरकारी बैंक्स मदद कर रहे थे कल। वेटेज कम है वो बात अलग है, लेकिन अच्छी जो अच्छा जोन था, अच्छी पॉकेट थी। 559 सबसे प्रिफर्ड इंडियन बैंक, उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। मानस हमारे साथ अब 8 बजे पैनल में जुड़ेंगे, तब अपन लोग और बढ़िया बातचीत कर रहे होंगे। अच्छा, स्टॉक्स इन न्यूज आज के, पहला तो मैं ही बता देता हूं, विप्रो। डर था, विप्रो से हमेशा डर ही लगा रहता है। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो डिलीवर कर नहीं पाता है। कमजोर एक्सपेक्टेशन थी, उस पर भी फिर से डिलीवर नहीं हुआ है, नतीजे खराब हैं। हम क्या बात कर रहे थे, विप्रो की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू 0.5% गिरेगी, गिरी 0.8%। तो जो गाइडेंस दिया था -1% से +1%, उसके एकदम लोअर एंड के आसपास आके नतीजे पेश करे इन्होंने। दूसरी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई कि इन्होंने जो गाइड करा है अगले क्वार्टर Q1 के लिए, अपन क्या बात कर रहे थे, ज्यादातर ब्रोकरेज कह रही है -1 +1, -0.5 से +1.5, ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी। किसी भी एक्सपेक्टेशन से कमजोर गाइडेंस है। -1.5 से -3.5% की कांस्टेंट करेंसी डी ग्रोथ हो रही होगी, कह लीजिए, अगले क्वार्टर में। तो विप्रो ने इस क्वार्टर भी डिसअपॉइंट करा, अगले क्वार्टर शायद डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रहा होगा। और कमेंट्री, अच्छा, एक ही चीज अच्छी लगी मुझे, डील बुकिंग्स अच्छी हैं, ऑलमोस्ट $4 बिलियन के आसपास की। सीईओ साहब कह रहे हैं क्लाइंट्स कॉशियस हैं इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच में, और शायद यही रीजन था, लग ऐसा रहा है, इसीलिए ही गाइडेंस इस तरह से दिक्कत भरी। खराब नतीजे। अब विप्रो के चलते बाकी आईटी कंपनीज रडार पे होंगी, और आज तो खैर बाजार बंद होते ही इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी कौन कौन से नंबर्स, कंचन, क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी, एंजल वन के नतीजे आए हैं, और नतीजे यहाँ पे भी हमें खराब ही देखने को मिले। देखिए, Q3 हमने देखा था काफी ज्यादा सॉलिड क्वार्टर था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमें वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दी Q4 ऑनवर्ड्स, जिसके चलते नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 49% का डेंट यहाँ पे पड़ा है। रेवेन्यू डाउन साइड में है, कंपनी का एबिटा भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गिर के आया है, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 32.5% तक जो मार्जिन है कंपनी ने रिपोर्ट किए। हमने देखा था कि एफएनओ सेगमेंट में जो रेगुलेटरी चेंजेस थे, उसके चलते भी यहाँ पे हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। हैथवे के नंबर आए हैं, नंबर यहाँ पे भी कुछ ल्यूक्रेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 20% की हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट कंपनी का जो एबिटा है, मार्जिन है, ये भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए ही नजर आए हैं। पेटीएम आज आपको रडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी खबरें आ रही है कि जो इनके सीईओ है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने वॉलंटरीली अपने जो 2.1 करोड़ ईसॉप्स है उनको छोड़ दिया है। यानी कि अब जो इनका हमें रिफ्लेक्शन है Q4 में आता हुआ दिखाई देगा। अमाउंट की बात करी जाए तो 492 करोड़ का है, जो कि एक वन टाइम एक्सपेंस के तौर पर कंपनी की फाइनेंशियल शीट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने एम्फिन CI Par 8 में 26% स्टेक खरीदने का फैसला लिया है। डील वैल्यू की बात करी जाए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी ले आता हूं स्क्रीन पे। इंडस्ट्रियल्स पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। दरअसल वो कह रहे हैं हमने भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में टैरिफ्स के इंपैक्ट का असेसमेंट करा, आकलन करा, और उस आकलन के बाद उनका कहना है लार्सन एंड टूब्रो, इसको हम बाय से अब न्यूट्रल पे लेकर आ रहे हैं 3,330 के टारगेट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास खड़ा है, ₹100 का ही अपसाइड है, इसीलिए अब न्यूट्रल हो गया।
केईआई के लिए वो कह रहे हैं इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, न्यूट्रल था अब तक, उससे अब हम खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं 2980 के टारगेट्स के साथ। 2750 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये उनका आंकलन है इंडस्ट्रियल्स पे क्या टैरिफ का इंपैक्ट होगा, और उसके चलते एलएनटी न्यूट्रल पे यानी कि डाउनग्रेड होता हुआ, और केएआई को अपग्रेड करा है उन्होंने खरीदारी का कॉल। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती होंगी आज हमारे साथ। वंदना हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं बस ब्रेक के उस पार, आपसे कमोडिटी कॉल्स जानेंगे। चलिए पहले कमोडिटीज, तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आएगी तो आइडिया लगेगा इक्विटीज के लिहाज से बाकी एसेट क्लासेस का रुझान। बॉन्ड डील्स वहीं जहां छोड़ी थी उन्हीं लेवल्स पे। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे वो 99 से 99.5 93.7 के जोन्स पे घूम रहा है, कंफर्टिंग है अपने लिए। कच्चा तेल लिंच अप कर रहा है, और सोना तो अच्छा लग रहा है सबको देख के। कहीं ना कहीं हम सब भारतीयों को फायदा हो रहा है सोना के गेन्स का, कुछ ना कुछ तो सबके घरों में है ही है। अब कमाई लेकिन आज के लिए कहां से होगी, वंदना जी बताएंगी। वंदना जी, कौन सी पॉकेट्स रडार पे, और सोने का आपको कितना फायदा हो रहा है? आशीष, जनरेशन वाइज तो काफी मतलब होते हैं, सब घर में होते हैं, और जितनी भी सेविंग्स होती हैं महिलाएं सोने में सबसे ज्यादा निवेश करती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से कल जिस तरीके की मूव आई है और हम लोगों ने 95,000 पार होता हुआ दिखा है, आज के दिन में थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश होना चाहिए कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकती है यहाँ पे सोने में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक छोटा सा ही करेक्शन रहेगा, फिर से बाइंग जो है वो आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में तो मुझे लग रहा है कि $3300 पार कर चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको $3400 के भी जो टारगेट्स है वो निकल के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में सोना को अगर हम थोड़ा सा अवॉइड कर दे वो भी यहाँ पे चलेगा, क्योंकि हायर साइड है, स्टॉप लॉस लंबा बनेगा। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक आज थोड़ा सा करेक्शन के साथ ही मार्केट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए, जैसा इंटरनेशनल मार्केट दिखा रहा है। लेकिन ये कमोडिटी अब यहाँ से चमकनी चाहिए, थोड़ा गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंप्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से 96,000 के करीब अगर सिल्वर आती है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा पोजिशनल कॉल है, ये 97,500 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 95,500 का। अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड में रैली आ गई है, सिल्वर की बारी, और थोड़ा भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो यहाँ पे सिल्वर की चमक जो है वो बढ़ सकती है। और साथ में एक कमोडिटी है यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में, कॉपर है। कॉपर तमाम नेगेटिव न्यूज के बाद भी संभलता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 842 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 849 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 839 का लगा के चलना चाहिए। लीजिए भाई साहब, चांदी और कॉपर दोनों में खरीदारी करने का मन, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। सोने की बात कर रहा हूं वंदना जी से, और सोने हम ही नहीं दे रहे उनको, सुबह सुबह उठा दिया। आप आमतौर पर उठ जाते थे इतने बजे कि हमारे कारण उठना पड़ रहा है? नहीं, मैं 5:30 उठ जाती हूँ आशीष। चलो ठीक है। वंदना मैम, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आइए जरा आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ा जाए। गुरुवार का दिन है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, वो मैं अपफ्रंट समझा चुका हूं आपको। आज इन्फोसिस के रिजल्ट्स, उनकी जो रिलीज आई थी वो कह रही थी 3:45 पे हम नतीजे घोषित करेंगे। तो बाजार बंद होते ही नंबर्स आ रहे होंगे। निफ्टी के दरअसल 3 नंबर्स हैं, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वायदा में टाटा एलेक्सी और एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स आ रहे होंगे। बोर्ड मीट्स हैं 2 इंपॉर्टेंट, अदानी पोर्ट्स और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों बैठक कर रहे हैं, दोनों फंड रेजिंग पे, दोनों प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू फंड रेज करना चाहते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट। सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर आज 55 रुपए एक्स डिविडेंड होगा। वायदा बैन में 5 स्टॉक्स होंगे, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, इरीडा, मणिपुरम और नाल्को, ये पांचों आज बैन में। ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला बाजार बंद होने के बाद शाम को आ रहा होगा, और शाम को ही यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का नंबर आ रहा होगा। आज वैसे हिस्टोरिक माइलस्टोन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेलिब्रेट करने जा रहा है, 150 साल पूरे होने का। एफएम निर्मला सीतारमण होंगी, सेबी चेयर तुहिन कांता पांडे साहब होंगे, सब शिरकत कर रहे होंगे उस सेलिब्रेशंस में। हमारी टीम भी वहां पे होगी। और क्योंकि कल छुट्टी है, पर मुझे बताना मेरा वो फर्ज है, कल केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार और आर माधवन साहब की रिलीज होने जा रही है। और हाँ, आप सबको मेलोनी जी याद होंगी,
इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी व्हाइट हाउस में ट्रम्प साहब से मुलाकात करने जा रही हैं टैरिफ नेगोशिएशंस के लिए। खैर, ब्रेक ले लेता हूं। ये सब तो होता रहेगा। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से पस अब तो थोड़ा सुधर रहा है ऐसा लग रहा है, 1/3% के दबाव के साथ, लेकिन हाँ थोड़ा ठंडी शुरुआत होगी इस तरह के संकेत आते हुए। मॉर्निंग कॉल समेटते हैं ब्रेक के उस पार आज का थर्सडे का सीधा सौदा।